यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। आरोही जब ऑफिस से बाहर निकली तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। उसने चारों तरफ नजरें घुमा कर देखा, लेकिन उसे कोई भी टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। आरोही मन ही मन परेशान होने लगी। वो किसी को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। आरोही मनहान थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि बाहर ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। वैसे तो अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन इस समय उस जगह पर ज्यादा लोग नहीं थे। ज्यादातर ऑफिस बंद हो चुके थे, इसलिए आरोही को थोड़ा डर लग रहा था। वो अपने पैरों की रफ्तार बढ़ाते हुए खाली सड़क पर दौड़े जा रही थी। वह सोच रही थी कि पास के ही टैक्सी स्टैंड से उसे कोई टैक्सी या ऑटो कुछ भी मिल जाए तो वो जल्दी से उसे लेकर यहां से निकल जाएगी। यही सब सोचकर वो अपने पैरों की चाल और तेज कर रही थी। वह ऑफिस से थोड़ा ही दूरी पर गई थी कि तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी। आरोही ने जैसे ही नजरें उठाकर उस कार को देखा कि तभी कार का दरवाजा खुला और किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाई, लेकिन तब तक वो उस कार में थी और उसकी आवाज कहीं दब गई थी। लोगों ने उसकी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह कार तेज रफ्तार के साथ वहां से निकल गई। वही ऑफिस की ग्लास विंडो से मिस्टर निखिल धवन यह सब कुछ देख रहा था। वह आरोही को तब से देख रहा था जब से वो ऑफिस से निकलकर बाहर गई थी। उसने जैसे ही आरोही को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर ले जाते हुए देखा, वो जल्दी से पीछे मुड़ा और अपने केबिन से होता हुआ लिफ्ट की तरफ भागा। वह जल्दी से जल्दी आरोही के पीछे जाना चाहता था। भागते हुए उसने मन ही मन कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस लड़की को मैं पिछले 3 सालों से ढूंढ रहा हूं, वह मेरे इतने करीब होकर दोबारा मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। यह कहते हुए वह लिफ्ट का बटन बार बार दबाए जा रहा था, लेकिन लिफ्ट अभी नीचे ही 2 फ्लोर पर थी। यह देखकर मिस्टर निखिल धवन ने अपने पैरों की रफ्तार बढ़ाई और सीढ़ियों से ही उतरकर नीचे जाने लगा। वो पूरी बिल्डिंग एक छलांग में ही कूदने के लिए इस समय तैयार था। उसे आरोही के अलावा इस समय और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस खाली हो चुका है। वो जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया। उसने अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और गाड़ी में बैठकर बिजली की तेजी की रफ्तार के साथ वहां से उसी दिशा में निकल गया जिस दिशा में वो गाड़ी आरोही को कुछ देर पहले लेकर गई थी। उसने मन ही मन कहा, एक तो ये लड़की एक ऐसी पहेली है जो सुलझ ही नहीं रही, और दूसरा ऊपर से अब यह लोग कौन है जो आरोही को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। आखिर क्या है ये लड़की जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। जितना कोशिश कर रहा हूं उतना ही कंफ्यूज होता जा रहा हूं। ये कहते हुए वो तेजी के साथ कार ड्राइव किए जा रहा था, लेकिन उसे अभी दूर दूर तक आरोही को ले जाने वाली कार कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। वहीं दूसरी तरफ अमन, जो अदिति के घर पर ही था, उसके फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज को देखते ही अमन की आंखें जैसे आग उगलने लगी थीं। वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपनी जगह से उठा और चलते हुए ही उसने किसी को एक मैसेज टाइप किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खत्म कर देना चाहता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वही कार में आरोही को जिस आदमी ने खींचकर अपनी अपनी गाड़ी में डाला था, वो उसे ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसने कभी लड़की ही नहीं देखी है। आरोही को देखकर उसकी लार टपक रही थी। आरोही की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, उसके गुलाबी होंठ और उसकी वह मखमली त्वचा उस आदमी को जैसे अपनी तरफ खींच रही थी। आरोही उसकी गंदी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। उसने गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़ाया और कार में ही पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली, कौन हो तुम और क्यों मुझे ऐसे अपने साथ लेकर यहां आए? उसका ये सवाल सुनकर उस आदमी ने अपने होंठ पर उंगली फेरते हुए आरोही को देखकर कहा, वो क्या है ना, तुम्हारी खूबसूरती देखकर हमसे रहा नहीं गया। तुम हमसे इतनी दूर अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए हमने तुम्हें उठा लिया। यह कहकर वह आदमी हंसने लगा। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी और पैसेंजर सीट पर बैठा दूसरा आदमी भी हंसने लगा। उन तीनों को हंसते देखकर आरोही घबराने लगी थी। उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए उस आदमी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे, इसीलिए मुझे जाने दो, वरना वो कुछ कहती कि तभी उसकी बात काटकर उस आदमी ने आरोही का हाथ दोबारा पकड़ लिया और अपने चेहरे पर गुस्से के भाव लाते हुए बोला, वरना वरना क्या, वरना क्या? बोल, अच्छा चल ठीक है, तो जैसी खूबसूरती के लिए तो हम तेरा वरना भी झेल लेंगे। इतना कहकर वह आदमी दोबारा हंसने लगा। उन तीनों आदमियों को ऐसे हंसता देखकर आरोही मन ही मन घबरा रही थी।
तभी उसे ध्यान आया कि उसकी जीन्स की पॉकेट में उसका फोन रखा हुआ है। उसने आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा और चुपचाप उससे अपना हाथ छुड़ाकर, अपना सिर झुकाकर गाड़ी में बैठ गई। तभी उस आदमी ने उसे अचानक से शांत बैठे देखकर कहा, क्या बात है, डर गई क्या तुम? इतनी आसानी से शांत कैसे हो गई? हमसे डर गई क्या? यह कहते हुए वह आरोही की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। आरोही ने उसे घूर कर देखा और बोली, देखो तुम जो कोई भी हो, दूर रहो मुझसे और साफ साफ बताओ मुझे कि तुम्हें किसने कहा है मुझे लाने के लिए। तभी पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी ने आरोही का मजाक उड़ाते हुए जवाब देते हुए कहा, अरे वाह, लड़की तो समझदार है, बिना हमारे कुछ भी बताए सब समझ गई। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने आरोही को डराते हुए कहा, देख लड़की, चुपचाप बैठी रहे। अगर तू चुपचाप हमारे साथ कॉर्पोरेट करेगी तो हम भी तुझे कुछ नहीं करेंगे, समझ गई? उनकी बात सुनकर आरोही समझ गई थी कि हो न हो उन्हें किसी न किसी ने उसे किडनैप करने के लिए भेजा है। वो मन ही मन बोली, लेकिन कौन हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन है ऐसा। उसने मन ही मनों के बारे में सोचा। तभी उसे सिद्धार्थ मल्होत्रा का ध्यान आया, लेकिन फिर उसने खुद से ही कहा, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा कैसे हो सकता है? वह इस समय पता नहीं कहाँ है और उसका इस समय इतनी बुरी तरह से दिवाला निकला हुआ है कि वह खुद के लिए एक रोटी के लिए भी तरस रहा होगा, और इन लोगों को हायर करने के लिए तो जरूर एक मोटी रकम चाहिए होगी। नहीं, सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं हो सकता, इसका मतलब यह कोई और ही है। आरोही मन ही मन परेशान हो रही थी कि आखिर वह कौन है जिसने उसके साथ यह करने की कोशिश की है। आरोही अपनी सोच में ही कहीं गुम थी कि तभी गाड़ी एक झटके से एक जगह पर आकर रुकी। आरोही अब अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अपनी नजरें उठाकर जैसे ही चारों तरफ देखा, चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात काफी हो चुकी थी और इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां दूर दूर तक परिंदा भी पर नहीं मारता है। आरोही वहां का सन्नाटा देखकर और भी ज्यादा डर रही थी। जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने गाड़ी से उतरकर आरोही की तरफ का दरवाजा खोला। गाड़ी का दरवाजा खुलने की एक तेज आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई आरोही के कानों में पड़ी। आरोही गाड़ी की तेज आवाज से ही डर गई थी। उस आदमी ने जल्दी से आरोही को घूर कर देखा और बोला, अगर तू नहीं चाहती कि मैं तुझे खींचकर यहां से बाहर लेकर जाऊं तो चुपचाप बाहर आ जा। आरोही जानती थी कि उन लोगों में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी से उतर गई। उनमें से एक आदमी ने फिर से उससे कहा, चलो चुपचाप हमारे पीछे। यह कहकर वह उसे अपने पीछे चलने का इशारा कर आगे बढ़ा। आरोही ने देखा कि एक आदमी उसके आगे और दो उसके पीछे चल रहे हैं। आरोही भी धीमे धीमे कदमों से उनके पीछे चलने लगी। तभी पीछे वाले आदमी ने कहा, जल्दी जल्दी चल, वरना हमें तुझे जल्दी चलाना आता है। ये सुनकर आरोही थोड़ा डर गई। उस आदमी की गंदी नजरों को आरोही अपने ऊपर अभी भी महसूस कर पा रही थी। उसे अब बहुत डर लगने लगा था। उसकी जेब में पड़ा फोन भी अब उसके कुछ काम नहीं आ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि उसका फोन उन लोगों की नजरों में आए। वो जानती थी कि उसके फोन में बैटरी नहीं है, लेकिन वो एक बार कोशिश करना चाहती थी, इसीलिए वो एक मौके का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक वो मौका उसे मिला ही नहीं था। आरोही जब उस बिल्डिंग के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि यह बिल्डिंग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जिस वजह से सामान इधर उधर फैला हुआ था। आरोही को वहां पर हल्का उजाला ही नजर आ रहा था। वह बार बार चलते हुए किसी न किसी चीज से टकरा रही थी। यहां मिस्टर निखिल धवन ने अपनी जेब से फोन निकाला और फोन मिलाते हुए कहा, आरोही के फोन का नंबर ट्रेस करके मुझे बताओ कि इस वक्त वो कहाँ है। मिस्टर निखिल धवन बहुत देर से आरोही की कार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक बार वो कार उसकी नजरों में आ भी गई थी, लेकिन अचानक फिर से वह कार कहीं अंधेरे में गायब हो गई थी। मिस्टर निखिल धवन इस समय एक सुनसान सड़क पर खड़ा था, जहां पर चार रास्ते एक दूसरे को काटते हुए जा रहे थे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आरोही को ढूंढने किस तरफ जाए। इसीलिए उसने आधी रात को ही अपने असिस्टेंट अंकित को फोन लगाकर कहा कि उसे आरोही का नंबर ट्रेस करके बताएं कि वो नंबर अभी कहां पर मौजूद है। अंकित, जो आधी नींद में था, उसने जैसे ही अपने बॉस की इतनी भारी और गुस्से से भरी आवाज सुनी, वह डर गया। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागते हुए अपने कमरे से बाहर आकर अपना लैपटॉप ऑन करने लगा। उसने कुछ ही देर में आरोही का नंबर ट्रेस कर लिया था। इतनी रात को मिस्टर निखिल धवन का आरोही का नंबर ट्रेस करवाने की बात सुनना अंकित को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मिस्टर निखिल धवन की आवाज सुनकर वह इतना समझ गया था कि जरूर कोई न कोई बड़ी बात है, वरना मिस्टर निखिल धवन उसे ये करने के लिए नहीं कहता। उसने मिस्टर निखिल धवन को फोन पर बताया कि आरोही का फोन अभी किस इलाके में है। आरोही के फोन की खबर लगते ही
मिस्टर निखिल धवन ने अपनी गाड़ी चलाना दोबारा शुरू कर दिया। उसने मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी में से कहीं भी नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं। बहुत समय के बाद तुम मुझे मिली हो, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं खो सकता। खुद से ही बातें करते हुए वह कार तेजी से चलाई जा रहा था। वही आरोही पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी, क्योंकि उसे एक कमरे में बेड पर लाकर पटक दिया गया था और कमरा बाहर से लॉक कर दिया था। वह चारों तरफ से भागने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे उसके फोन की याद आई। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और ऑन करने की कोशिश करने लगी। शालिनी अपने घर के बड़े से लिविंग रूम में अपनी मनपसंद क्वीन चेयर पर बैठी अपने फोन में एक वीडियो देख रही थी। वो उसे बार बार रिवाइंड करके देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उस वीडियो को देखने में उसे बड़ा ही मजा आ रहा है। वो वीडियो और किसी का नहीं, बल्कि आरोही का वही वीडियो था जिसमें उन किडनैपर्स ने आरोही को ऑफिस के बाहर से किडनैप किया था। उस वीडियो को देखने के बाद भी शालिनी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान छाई हुई थी। खुद से ही बातें करते हुए शालिनी बोली, बेचारी आरोही, चच देखो तो ऑफिस के दूसरे दिन ही क्या हादसा हो गया उसके साथ। अब बेचारी को कौन बचाएगा? बेचारी आरोही। अब मैं क्या बताऊं, मैंने वो माफी तुमसे कल के लिए नहीं, बल्कि आज जो होने वाला है उसके लिए मांगी थी। इट्स ओके, तुमने कितने आराम से कह दिया ना। अब मैं भी तो देखूं कैसे तुम वहां से सही सलामत वापस आती हो। अपने चेहरे पर गुस्सा लिए शालिनी बड़बड़ाई, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूं। किसी पैसे वाले के साथ एक रात गुजार कर तुम इस कंपनी में रातों रात आ गई। सॉरी बेबी, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हारी वजह से न जाने कितने मेहनती और काबिल लोग पीछे ही रह जाते हैं, और तुमने अपनी खूबसूरती, अपने हुस्न के जलवे दिखाकर ही यहां नौकरी हासिल कर ली। मिस्टर निखिल धवन ने तुम्हें जॉब दे तो दी, लेकिन अब मैं देखती हूं तुम कल कैसे अपना मुंह दिखाओगी। आज के बाद तुम किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। बहुत घमंड था ना, निकल गया सारा। हो कहते हुए शालिनी जोर जोर से हंसने लगी, फिर एकदम से शांत होते हुए दोबारा बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम मिस्टर निखिल धवन के ऑफिस से उनके बिस्तर तक पहुंच जाओगी और इस कंपनी पर राज करोगी? हो ही नहीं सकता। जब तक मैं इस कंपनी में हूं तुम जैसी कितनी आई और कितनी गईं, और आगे भी ऐसा ही होगा। ये कहते हुए वो हंसे जा रही थी। उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। उसने थोड़ा झुककर टेबल से वाइन का ग्लास लेकर उसमें से एक सिप लेते हुए कहा, मन तो ऐसा कर रहा है तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये वीडियो वायरल करने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। मैं बताती हूं तुम्हें कि इज्जत का कबाड़ा कैसे होता है। तुम्हारी इज्जत को सरेआम नीलाम न कर दिया तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। यह कहते हुए शालिनी ने मुंह बनाया। दूसरी तरफ अदिति के घर पर अदिति ने घड़ी की तरफ देखा। रात के करीबन 11 बजने को आए थे। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी देर तक आरोही कहाँ है। आरोही कभी भी ऐसा नहीं करती थी। अगर वह लेट हो जाती तो उसे फोन या फिर एक मैसेज करके हमेशा इन्फॉर्म कर देती थी कि उसे लेट हो जाएगा, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने घर के लिविंग रूम में इधर से उधर चक्कर लगाए जा रही थी। वो कभी टीवी देखती तो कभी अपने फोन को, लेकिन फिर भी वो अपना ध्यान आरोही से नहीं हटा पा रही थी। उसकी घबराहट धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे ही घड़ी में 11 बजे उसे और फिक्र होने लगी। उसने कई बार आरोही का फोन भी ट्राई किया, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। अदिति ने मन ही मन कहा, पता नहीं कहाँ रह गई है, अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए उसकी नजर अपने घर के गेस्ट रूम पर गई। तभी उसे ध्यान आया कि अमन अभी घर पर ही है। वो जल्दी से अमन के कमरे की तरफ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो अमन सर तक चादर ताने सोया हुआ था। उसे ऐसे घोड़े बेचकर सोते देख अदिति ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, इसे देखो, रात के 11 बज रहे हैं, बीवी अभी तक घर नहीं आई है और यह महाशय आराम की नींद ले रहे हैं। कुछ सोचकर अदिति ने बिना उसे कुछ कहे दरवाजा जोर से बंद कर दिया और बोली, छोड़ो, इससे कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, ये वैसे भी किसी काम का नहीं है। ये सोचते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया और बोली, और 1 घंटे वेट कर लेती हूं, अगर तब भी नहीं आई तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। मन ही मन ये कहते हुए वो लिविंग रूम में वापस आ गई। दूसरी तरफ आरोही ने जैसे ही अपना फोन निकालकर ऑन किया, फोन तुरंत ही ऑन हो गया। ये देखकर आरोही की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से चहकने लगी। उसने जल्दी से फोन ऑन किया और स्क्रीन लॉक खोला ही था कि तभी एक झटके से उसके हाथ से फोन किसी ने छीनकर दीवार पर दे मारा। फोन के दीवार पर लगते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर जैसे आरोही की आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। फोन के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर जैसे आरोही का दिल भी टूट गया था। वह डर से पूरी कांपने लगी थी। उसने डरते हुए जैसे ही पीछे देखा, किसी ने खींचकर
उसके गाल पर एक चांटा दे मारा। चटाक। चांटा इतना जोरदार था कि आरोही चांटा लगते ही सीधे फर्श पर जाकर गिरी। उसे संभलने का समय भी नहीं मिला था। उसने खुद को संभाल कर अपनी नजरों को घुमाकर उस तरफ देखा जहां वो शख्स खड़ा हुआ था, तो वह उस आदमी को देखकर उसे देखती ही रह गई। यह चेहरा आरोही के लिए बिल्कुल अनजान था। जो लोग उसे उठाकर यहां लाए थे, यह उनमें से एक नहीं था। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने डर को काबू में करते हुए थोड़ा पीछे खिसकते हुए कहा, कौन हो तुम? यह कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। फिर भी उसने अपने शब्दों को जोड़ते हुए कहने की कोशिश की, क्या चाहते हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे यहां पर क्यों लाए हो? ये कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। सामने खड़ा लंबा चौड़ा आदमी उसे देख रहा था। वो उसके सामने हाथी के सामने चींटी बराबर लग रही थी, लेकिन उसे अपने सामने इतनी हिम्मत से बोलते देखकर वह आदमी मुस्कुराया और अपने कदमों को उसकी तरफ करते हुए बोला, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। मैं बताता हूं तुम्हें कौन हूं मैं और क्यों लाया गया है तुम्हें। कुछ देर रुककर वो दोबारा बोला, तुम आज मेरी रात रंगीन करने के लिए यहां आई हो और मेरे बाद मेरे आदमियों की। और रही बात किसके कहने पर लाया गया है, तो इसके बारे में तुम्हें कल बताऊंगा। अभी मेरा मूड खराब मत करो। ये कहते हुए वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब तक आरोही अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसे यहां पर क्यों लाया गया है। उसने मन ही मन तय किया कि वह किसी को भी अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने देगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। कुछ सोचकर उसने उस आदमी से कहा, देखो मुझे जाने दो, तुम जितना पैसा बोलोगे मैं तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उस आदमी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आरोही उसे अपनी तरफ आता देख धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी। तभी उस आदमी ने आरोही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आरोही एक झटके से उसके खींचने की दिशा में जा गिरी, लेकिन आरोही ने खड़े होने की कोशिश करते हुए जो कुछ भी उसके हाथ में आ रहा था वो सब फेंकना शुरू कर दिया। आरोही उस पर कभी तकिया फेंक रही थी तो कभी कोई कुशन, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो आदमी इन सब को हटाते हुए आरोही की तरफ बढ़े जा रहा था। उसे जैसे आरोही को ऐसे तड़पाने में मजा ही आने लगा था। आरोही उससे बचते हुए कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। उसने देखा कि जिस दरवाजे से अभी वो आदमी अंदर आया था वो खुला हुआ था, लेकिन वो दरवाजा उस आदमी के बिल्कुल पीछे था। आरोही उस दरवाजे से निकलकर वहां से भागने के बारे में सोचने लगी कि तभी एक बार फिर से उस आदमी ने उसे बांह से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। आरोही उससे छूटने के लिए छटपटाई, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बाद भी उस आदमी की गिरफ्त से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आरोही को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लिया। आरोही के काटते ही उस आदमी की एक चीख निकल गई। आरोही मौका देखकर दरवाजे की तरफ भागने ही लगी थी कि उस आदमी ने अपना पैर आरोही के पैर पर दे मारा। आरोही एक जोर की चीख के साथ सीधा जमीन पर धड़ाम से गिरी। वो इतनी जोर से जमीन पर गिरी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर की सारी हड्डियां एक साथ तोड़ दी है। आरोही दर्द से ही चीखी। उसकी चीख उस कमरे में जैसे गूंज रही थी, लेकिन आरोही ये जानती थी कि अभी उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर वह इस समय यहां से नहीं भागी तो यह आदमी उसे छोड़ेगा नहीं। ये सोचते हुए उसने अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा किया और एक बार फिर से खड़ी हुई, लेकिन तभी उस आदमी ने उसे उसके बालों से पकड़ा और गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत, साली मुझे काटेगी? मैं तो सोच रहा था तुझे प्यार से मना लूंगा, लेकिन नहीं, तू तो प्यार से मानने वालों में से नहीं है, तू तो मार खाकर ही मानेगी। कहते हुए उस आदमी ने आरोही के बालों को जोर से खींचकर उसके गाल पर 2-3 जोरदार चांटे दे मारे। चांटे इतने जोरदार थे कि आरोही के गाल लाल हो चुके थे और उसके मुंह से खून भी आने लगा था। वो अधमरी सी हालत में हो गई थी, लेकिन वो अभी भी उस आदमी के हाथों से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। उस आदमी ने आरोही पर अपना पूरा गुस्सा निकालने के बाद उसे बेड की तरफ धक्का दे दिया। आरोही सीधे जाकर बेड पर गिरी। उसने देखा कि वह आदमी उसकी ही तरफ बढ़ रहा है। यह देखकर आरोही ने करवट बदली और साइड टेबल पर रखा गमला उठा लिया। उसने वो फूलदान उठाकर सीधा उस आदमी के सर पर दे मारा। गमले के उस आदमी के सर पर लगते ही उसकी एक चीख निकल गई। यह मौका देखकर आरोही ने एक बार फिर से अपनी ताकत को बटोरा और कमरे से भागने के लिए तैयार हो गई। उसके पैर में गिरने की वजह से चोट लग गई थी, जिस वजह से अब उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को घसीटते हुए उस कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की। वो जैसे ही दरवाजे तक पहुंची कि तभी जोर से उसके सर पर वही फूलदान आकर लगा जो कुछ देर पहले उसने उस आदमी के सर पर मारा था। फूलदान लगते ही आरोही की एक भयानक चीख निकल गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। बेहोशी से पहले उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा था और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
उसे देख वह आदमी जल्दी से उसके पास दौड़कर आया। ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहने हुए एक साया तेजी के साथ एक सुनसान बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़े जा रहा था। तभी उसके कानों में एक लड़की के चीखने की आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनकर उस साय की दौड़ने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। वो अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़े जा रहा था। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वह साया उस फ्लोर पर पहुंचा जहां से उसे आवाज आई थी, उसने देखा कि फ्लोर पर थोड़ी रोशनी थी। ज्यादातर पूरी बिल्डिंग में अभी काम चल रहा था, लेकिन बिल्डिंग के इस हिस्से में कुछ हद तक काम पूरा हो चुका था। उसके चेहरे पर जैसे ही रोशनी पड़ने लगी, सिर्फ उस साय की काली गहरी आंखें ही नजर आ रही थीं। वो साया भागते हुए तेज कदमों से उस तरफ बढ़ रहा था जहां से उस लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। वहीं आरोही, जो फूलदान सर पर लगने की वजह से बेहोश हो चुकी थी, वो जमीन पर पड़ी थी और वो लंबा आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरोही के उसे फूलदान मारने की वजह से उसे अभी भी थोड़े चक्कर आ रहे थे। उसने अपने सर पर अपना हाथ तेजी से मारते हुए अपने सर को झटका और आरोही की तरफ बढ़ने लगा। आरोही को बेहोश देखकर उसने अपने आदमियों को आवाज लगाते हुए कहा, मनोज, सुनील, विनोद, कहाँ मर गए हो सालों। ये सुनकर उसके आदमी बगल वाले कमरे से भागते हुए उस तरफ आए। जैसे ही उन लोगों ने अपने बॉस की ऐसी हालत देखी, वो हैरानी से बोले, बॉस, ये क्या हुआ आपको? उनके बॉस ने जवाब देते हुए जमीन पर पड़ी आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस साली ने मुझ पर हमला किया। इसको तो अब ऐसा सबक सिखाना है कि ये अपना हाथ उठाना तक भूल जाए। अपने आदमी की तरफ इशारा करते हुए, उठा इसे और फेंको बिस्तर पर। ये कहते हुए उसने अपने आदमियों को आरोही को बिस्तर पर लिटाने का इशारा किया। उसके आदमी नीचे झुके और आरोही को उठाने वाले ही थे कि तभी पीछे से एक जोरदार वार एक आदमी पर हुआ। वो आदमी उस वार से संभल नहीं पाया और काफी दूरी पर जा गिरा। यह देखकर वहां खड़े बाकी सभी हैरान हो गए। उन्होंने नजर घुमाकर उस तरफ देखा तो वहां एक आदमी था जो काले कपड़े पहने हुए ऊपर से लेकर नीचे तक खुद को ढका हुआ था। केवल उसकी गहरी काली आंखें ही उसमें से दिखाई दे रही थीं। लीडर ने उसे धमकाते हुए कहा, कौन है बे तू? लगता है तुझे मरने का बहुत शौक है, तभी तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। तभी दूसरा आदमी बोला, जिंदगी से जी भर गया है क्या साले, जो यहां मरने के लिए चला आया? निकल यहां से। अगर अपने आप को सलामत देखना चाहता है तो और जो भी यहां देखा वो सब भूल जा, वरना। यह कहते हुए उस आदमी ने काले कपड़े पहने उस आदमी को देखा। नकाबपोश आदमी ने बिना उस लीडर की बात का जवाब दिए एक लात उसके दूसरे आदमी को दे मारी। दूसरा आदमी भी तेजी के साथ दूसरी दिशा में जा गिरा। दोनों ने गुस्से से उठते हुए कहा, साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? अब तक तो हम तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहे थे, लेकिन अब देख। तभी उस नकाबपोश आदमी ने आगे बढ़कर उस लंबे चौड़े आदमी के मुंह पर एक घूंसा दे मारा। कुछ पल के लिए वह लंबा आदमी भी हैरान रह गया। उसे इस घूंसे के लगने का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो आराम से वहां पर खड़ा था। लेकिन नकाबपोश आदमी का घूंसा लगते ही वो 2 कदम पीछे हो गया। अपने बॉस को मार खाते देखकर उसके आदमी गुस्से से उस नकाबपोश आदमी पर लपके। उन सबको एक साथ आता देखकर उस नकाबपोश आदमी ने खुद को तैयार किया और टूट पड़ा उन सब पर। थोड़ी ही देर में नकाबपोश आदमी ने सबको धूल चटा दी। कोई जमीन पर पड़ा कर रहा था तो कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। नकाबपोश आदमी ने अपने हाथों को ऐसे झाड़ा जैसे वो धूल झाड़ रहा हो। उन आदमियों का लीडर भी नकाबपोश आदमी को देखकर थोड़ा डर गया था। वो कैसे भी वहां से भागने की फिराक में था। उसने आसपास देखा, तभी एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, सोचना भी मत, वरना इनसे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। ये आवाज सुनकर लीडर ने उस आवाज की तरफ देखा तो नकाबपोश आदमी की काली गहरी आंखें उसे ही घूर रही थीं। ये देखकर वो अपनी जगह पर ही जम गया। नकाबपोश आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और अपनी गहरी आवाज में बोला, कौन है वो और किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? क्या करने वाले थे तुम इस लड़की के साथ? ये कहते हुए उस नकाबपोश आदमी ने लीडर की आंखों में कुछ इस तरह से देखा कि उसकी आंखों को देखकर ही लीडर डर से कंपकाने लगा। उसने डरते हुए कहा, मैं नहीं जानता। तभी नकाबपोश आदमी ने अपने हाथ में लिया हुआ छोटा सा चाकू उसके पेट पर रखते हुए कहा, अब जो मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना, वरना। यह देखकर लीडर और भी ज्यादा डर गया। डर से उसके पसीने छूटने लगे थे। उसने बस अपनी गर्दन धीरे से हाँ में हिला दी। नकाबपोश आदमी ने चाकू उसके पेट पर थोड़ा सा गड़ा कर कहा, कौन है वो? लीडर डर से तोते की तरह बोलने लगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे बॉस ने ये काम करने के लिए कहा था। यह सुनकर नकाबपोश आदमी ने अपना अगला सवाल पूछते हुए कहा, कौन है तुम्हारा बॉस? राघव। लीडर ने जवाब देते हुए कहा, ईगल गैंग का हेड और हम सबका बॉस राघव राणा। यह सुनकर वह नकाबपोश आदमी जैसे कुछ याद करने लगा।
उसने अपना अगला सवाल पूछते हुए कहा, और क्या करने वाले थे तुम उस लड़की के साथ? लीडर, जो डर से पहले ही कांप रहा था, उसे ये डर था कि कहीं उसने अगर सच बोल दिया तो ये उसे जान से न मार दे, लेकिन उसे फिर ये डर भी लग रहा था कि अगर उसने झूठ बोला और पकड़ा गया तो भी वह बचने वाला नहीं है। ये सब सोचकर उसने डर से कंपाते हुए कहा, हमें वो सब करने को बोला गया था, वो हमें इसके साथ, इस लड़की के साथ मतलब। ये कहते हुए उसकी जुबान बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी। नकाबपोश आदमी को अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। उसने चाकू की नोक को उसके पेट में थोड़ा सा दबाते हुए कहा, जो कहना है साफ साफ और सीधे शब्दों में कहो, वरना अब जो कुछ भी आगे होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। यह सुनकर उस आदमी ने डर से कांपते हुए एक सांस में ही सब कुछ कह दिया। हमें यह सब करने के लिए हमारे बॉस राघव ने कहा था। मैं ये तो नहीं जानता कि उन्होंने ये क्यों कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें इस लड़की के साथ जबरदस्ती करनी है। हम सब इसके साथ मजे कर सकते हैं। उन्हें बस इस सब का वीडियो चाहिए और कुछ ऐसी फोटो चाहिए जिससे इस लड़की को पूरी तरह से बर्बाद कर सकें। इसकी फोटोज को सोशल मीडिया पर डालकर। उसने इतना कहा ही था कि नकाबपोश आदमी ने गुस्से से अपना चाकू जमीन पर फेंक कर मारा और लीडर की गर्दन पकड़ कर दबा दी। लीडर की एक चीख निकल गई। उसने चीखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करते हुए नकाबपोश आदमी ने कहा, छोड़ दूं तुम्हें? जिस लड़की के बारे में तुम ये बातें कर रहे हो वो मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके बारे में ये बात करना तो बहुत दूर की बात। तुमने सोचा भी, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए नकाबपोश आदमी ने उसकी गर्दन को और भी ज्यादा तेजी के साथ दबाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लीडर की आंखें बाहर आ रही थीं। वो अधमरा हो चुका था। उसके हाथों में अब खुद को बचाने की शक्ति जैसे खत्म सी हो गई थी। नकाबपोश आदमी जब करीब करीब उसकी जान ले ही चुका था, तभी किसी ने उस नकाबपोश आदमी को धक्का देकर गिरा दिया। उस नकाबपोश आदमी का पूरा ध्यान अभी लीडर पर था, इसीलिए वो भी एक झटके के साथ जाकर पीछे गिरा। उसने अपनी गर्दन घुमाकर जब उस तरफ देखा तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वह हैरान रह गया। नकाबपोश आदमी के छोड़ने की वजह से लीडर भी जमीन पर गिर चुका था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ पल और नकाबपोश आदमी अगर उसे ऐसे ही पकड़े रहता तो वो अब तक अपनी जान गंवा चुका होता। वो लीडर जमीन पर पड़े हुए बुरी तरह से हाँफ रहा था, लेकिन यह देखकर नकाबपोश आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसने अपने सामने खड़े शख्स को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मिस्टर निखिल धवन ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। और कौन हो तुम? कौन हो जो आरोही को मेरी आरोही कह रहा है? किसके कहने पर तुम यहां आए हो? ये सुनकर नकाबपोश आदमी ने अपनी गहरी आंखों से मिस्टर निखिल धवन को घूर कर देखा और खड़ा होने लगा। अब तक वो लीडर और उसके साथियों को भी थोड़ा होश आ चुका था। वह उन दोनों को बहस करता देखकर वहां से भाग निकले। उन्हें भागता देखकर नकाबपोश आदमी उनके पीछे जाने लगा। मिस्टर निखिल धवन भी उसके पीछे दौड़ा। मिस्टर निखिल धवन ने एक नजर आरोही को देखा, लेकिन उसके लिए अभी इस नकाब के पीछे कौन है ये पता लगाना ज्यादा जरूरी था। नकाबपोश आदमी ने देखा कि वो लोग नीचे की तरफ जा चुके हैं। वो भी उनका पीछा करने के लिए तैयार हो गया कि तभी मिस्टर निखिल धवन ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कौन हो तुम? बताओ मुझे कौन हो? नकाब पहने आदमी ने घूरकर मिस्टर निखिल धवन की आंखों में देखा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे इग्नोर कर सीढ़ियों से उतरकर उस तरफ जाने ही लगा था कि तभी मिस्टर निखिल धवन ने उसका हाथ तेजी के साथ पकड़कर मोड़ दिया। नकाबपोश आदमी ने भी अपने हाथ को उससे छुड़ाया और मिस्टर निखिल धवन के हाथ पर एक वार कर दिया। मिस्टर निखिल धवन इसके लिए तैयार था। उसने खुद को बचाते हुए नकाबपोश आदमी का हाथ तेजी से रोका और मोड़कर उसे उसकी कमर से लगा दिया। ये करते ही मिस्टर निखिल धवन ने सवाल किया, अब बताओ कौन हो तुम? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूं कि कौन हो तुम और क्या रिश्ता है तुम्हारा आरोही के साथ? क्यों तुमने अभी उसे मेरी आरोही कहा? नकाबपोश आदमी ने जवाब देते हुए कहा, मैं कौन हूं और मेरा उससे क्या रिश्ता है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम यहां क्या कर रहे हो बस इतना बताओ। मिस्टर निखिल धवन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं यहां आरोही के लिए आया हूं। मैंने उसे अपने ऑफिस के सामने से कुछ लोगों को उसे किडनैप करते हुए देख लिया था, इसलिए उसका पीछा करते हुए ही मैं यहां तक आया हूं। यह सुनकर नकाबपोश आदमी ने एक झटके से मिस्टर निखिल धवन से अपना हाथ छुड़ा लिया और बिना कुछ कहे वो वहां से जाने लगा। तभी मिस्टर निखिल धवन ने आगे आकर उसका नकाब खींचकर उसके चेहरे से निकाल दिया। नकाब के निकलते ही उसके सामने जो चेहरा था वो उसे देखते ही हैरान रह गया। उसके मुंह से हैरानी से निकला, तुम यहां क्या कर रहे हो? अदिति ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में रात के 12
बज चुके थे। यह देखकर अदिति हैरान रह गई। अब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि हो न हो आरोही किसी खतरे में है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात के 12 बजे तक आरोही घर से गायब हो और वो किसी को इन्फॉर्म भी न करे। ये सब सोचकर अदिति ने अपने फोन से पुलिस को फोन लगाया। फोन उठाते ही अदिति ने एक सांस में अपनी सारी बात कह दी। दूसरी तरफ फोन पर एक लेडी कांस्टेबल थी। उसने अदिति से पूछा, आरोही से तुम्हारी आखिरी बात कब हुई थी? यह सुनकर अदिति ने जवाब देते हुए कहा, आज करीब शाम के 8 बजे मेरी उससे आखिरी बार बात हुई थी। मैं और वो साथ ही घर आने वाले थे, लेकिन फिर उसे कुछ जरूरी काम आ गया। उसने कहा था कि वो 1 घंटे में लौट आएगी, लेकिन अभी इतनी रात हो चुकी है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। आरोही कभी भी ऐसा नहीं करती है, इसीलिए मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज आप कुछ कीजिए। यह सुनकर दूसरी तरफ से लेडी कांस्टेबल ने कहा, सॉरी मैडम, जब तक गुमशुदा को गायब हुए 24 घंटे नहीं हो जाएंगे हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं। यह सुनकर अदिति को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? अगले 24 घंटे? आप जानती हैं अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। क्या आप कुछ होने का इंतजार करती रहेंगी? दूसरी तरफ लेडी कांस्टेबल थोड़ी नींद में थी। वो पहले ही अदिति की कॉल से डिस्टर्ब हो गई थी। उसने भी थोड़ा चिढ़कर गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया, अब अपनी बकवास बंद करो। आ जाएगी तुम्हारी दोस्त थोड़ी बहुत देर में। ये दिल्ली है, यहां पर देर रात तक बाहर घूमना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल की लड़कियों के लिए। ये कहते हुए उस कांस्टेबल ने गुस्से से फोन काट दिया। अदिति ने फोन कटते ही अपने फोन की तरफ देखा। वो हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे किससे मदद लेनी चाहिए। कुछ सोचते हुए उसकी नजरें गेस्ट रूम के दरवाजे पर गईं। उसने अपना सर झटका और बोली, इस आदमी का तो होना और ना होना एक बराबर ही है। यह कहते हुए उसने अपने फोन में एक और नंबर ढूंढना शुरू कर दिया। ये उसका पुराना दोस्त था, जो कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। अदिति को जब आखिर कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने दोस्त को फोन लगा दिया। कुछ ही रिंग के बाद दूसरी तरफ से फोन उठाते ही एक भारी आवाज आई, हेलो अदिति, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी रात गए तुमने मुझे फोन किया, और वो भी इतने टाइम बाद। अदिति को भी थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर उसने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, विजय, एक काम से ही कॉल किया मैंने तुझे। विजय तुरंत बोला, हाँ बोल यार, तेरे लिए कुछ भी। ये सुनकर अदिति ने विजय की तारीफ करते हुए कहा, सो स्वीट। वो विजय मेरी एक दोस्त है आरोही, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम कुछ मदद कर सकते हो क्या? वहीं दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में मिस्टर निखिल धवन ने उस नकाबपोश आदमी के चेहरे से नकाब खींचकर अलग कर दिया। नकाब के पीछे के चेहरे को देखकर वो हैरान रह गया था। अमन ने जब उसे इतना हैरानी से खुद को देखते देखा तो वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। मिस्टर निखिल धवन जैसे ही कुछ पलों के बाद अपने होश में वापस आया, उसने अमन को वहां से जाते हुए देखकर कहा, अमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये पूछते हुए उसकी आवाज में अब थोड़ा डर बढ़ गया था। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं इन दोनों के बीच सचमुच कोई ऐसा रिश्ता न हो जो मिस्टर निखिल धवन सोच भी नहीं सकता। उसने फिर भी अपनी हिम्मत को बटोरते हुए अमन से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? अमन ने उसका सवाल सुनकर उसकी तरफ देखा और जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मिस्टर निखिल धवन ने थोड़ा गुस्से से कहा, लेकिन मुझे जवाब चाहिए, बताओ मुझे क्या रिश्ता है तुम दोनों का? यह सुनकर अमन ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुमसे मतलब? मिस्टर निखिल धवन ने इस बार अमन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मतलब तो है, बताओ मुझे कौन है वो? क्या लगती है वो तुम्हारी? और मेरी आरोही का क्या मतलब है? इस बात को सुनते ही अमन को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से चीख कर कहा, बीवी है वो मेरी? सुना तुमने, बीवी? ये सुनते ही जैसे मिस्टर निखिल धवन के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे एक पल में ही उसकी दुनिया पलट गई थी। उसे अपने सारे सपने चकनाचूर होते दिखाई दे रहे थे। 3 साल से जिस लड़की का वो इंतजार कर रहा था, वो उसी के बचपन के सबसे करीबी दोस्त की पत्नी है। मिस्टर निखिल धवन ने इस बात को सुन तो लिया था, लेकिन वह चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना है जो अभी टूट जाएगा। तभी अदिति की तेज आवाज सुनकर मिस्टर निखिल धवन का ध्यान टूटा। उसने देखा कि अदिति भागते हुए बेहोश पड़ी आरोही की तरफ जा रही थी और जोर से उसका नाम चिल्लाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसके पीछे पुलिस भी वहां पर आ चुकी थी। यह देखकर मिस्टर निखिल धवन को याद आया कि उसने इस बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर ही पुलिस को फोन किया था। अदिति भागते हुए आरोही की तरफ आई और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी। आरोही की हालत देखकर अदिति को मन ही मन बहुत दुख हुआ। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को शांत कर आरोही को उठाते हुए कहा, आरोही उठो, होश में आओ। आरोही की हालत इस समय बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके गाल चाटे लगने की वजह से सूजे हुए थे
उसके पैरों पर भी काफी चोट थी, उसका सर भारी हो रहा था और उसके कपड़े पूरी तरह से खराब और अस्त व्यस्त हो चुके थे। ये सब देखकर अदिति को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। उसने मिस्टर निखिल धवन की तरफ घूर कर देखा और बोली, क्या हुआ था यहाँ? ये सुनकर मिस्टर निखिल धवन ने होश में आते हुए अपनी नजरें घुमाकर पहले चारों तरफ अमन को ढूंढा, लेकिन अमन वहां से गायब हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि अमन वहां से कब चला गया। उसने अपने आप को संभालते हुए अदिति के सवाल का जवाब दिया, जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे देखकर यहाँ जो आदमी थे वो भाग गए। ये सुनकर अदिति ने गुस्से से मिस्टर निखिल धवन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कुछ देर रुककर वो दोबारा बोली, इसकी हालत देखी तुमने? कम से कम तुम पुलिस को तो इन्फॉर्म कर ही सकते थे। अदिति ये सब कहते हुए मिस्टर निखिल धवन पर चिल्लाए जा रही थी और मिस्टर निखिल धवन चुप खड़ा उसकी बातों को सुन रहा था। वो अभी सदमे में था। तभी अदिति ने देखा कि आरोही को होश आ चुका है। आरोही अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी आंखों को खोलते हुए सबसे पहले अदिति को देखा और धीरे से बोली, अदिति। इतना कहते ही वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लगी। उसका गला भर आया था। उससे और कुछ बोलते नहीं बना, वो बस रोए जा रही थी। अदिति ने उसे रोते देखकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं आरोही, सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, चुप हो जाओ। लेकिन आरोही का रोना अभी भी जारी था। तभी उन्हें वहां पर किसी और के भी कदमों की आवाज आई। मिस्टर निखिल धवन और अदिति ने एक साथ गर्दन उठाकर देखा तो अमन भागते हुए उसी तरफ आ रहा था। वह जल्दी से आरोही के पास आया और बोला, क्या हुआ तुम्हें? और ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? क्या हुआ था यहाँ? उसका नाटक देखकर मिस्टर निखिल धवन की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी अभी कुछ देर पहले इतना सीरियस और गुस्से में था, वो अचानक से भीगी बिल्ली कैसे बन गया है। वहीं अदिति आरोही के साथ बैठी थी। उसे अमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने थोड़ा झुककर आरोही के कान में कहा, आरोही, तुम्हारा पति सचमुच एक नंबर का नालायक आदमी है। तुम जानती हो, तुम इतनी लेट तक घर नहीं पहुंची थी, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आराम से चादर ताने सो रहा था। पता नहीं अब कैसे इसकी आंख खुल गई और ये यहां तक आ गया है। ये सब सुनकर आरोही का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसे लगा था कि चाहे और कोई उसे बचाने आए ना आए, लेकिन अमन जरूर आएगा। पर अभी अदिति की बातें सुनकर उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। तब तक अमन भी उसके पास आ चुका था। अमन ने उसके पास बैठते हुए पूछा, आरोही तुम ठीक हो? तभी आरोही गुस्से से उस पर फट पड़ी और उसने बिना कुछ कहे एक जोरदार तमाचा अमन के गाल पर रसीद कर दिया। चटाक। तमाचा इतना जोरदार था कि तमाचे की गूंज पूरी बिल्डिंग में गूंज गई। थप्पड़ पड़ते ही अमन की आंखें झुक गईं और वहीं आरोही ने गुस्से से उस पर चीखते हुए कहा, जस्ट शट अप। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, सबसे बड़ी बेवकूफ थी मैं। पागल हो गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। तुम जैसा इंसान जो खुद ही अपने ऊपर एक बोझ हो, उससे मैंने शादी कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्यों आए तुम यहाँ? किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? आराम से सो जाते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सही कहा था मम्मी ने, मैंने गलती की थी तुमसे शादी करके, लेकिन शायद मेरे पास अभी भी टाइम है। मुझे शायद अभी भी अपनी जिंदगी सुधार लेनी चाहिए। यह कहते हुए आरोही अपने कदमों पर खड़ी होने लगी, लेकिन उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो लड़खड़ा गई। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि तभी अमन ने उसे पकड़ लिया। आरोही ने यह देखकर अपना हाथ झटकते हुए कहा, सुनाई नहीं देता तुम्हें? दूर रहो मुझसे, स्टे अवे फ्रॉम मी। नफरत होती है मुझे तुमसे और खुद से भी कि तुम मेरे पति हो। तुम जैसे पति के होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पति होता ही नहीं। आरोही इस समय अमन से इतना गुस्सा थी कि उसे गुस्से में यह भी होश नहीं था कि वो सबके सामने क्या क्या बोले जा रही है। इतने लोगों के सामने आरोही के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमन की आंखें शर्म से उठ ही नहीं रही थीं। इंस्पेक्टर विजय ने वहां का माहौल देखकर अदिति की तरफ देखते हुए कहा, अदिति तुम कल रिपोर्ट लिखवाने के लिए आ सकती हो, अभी मैं भी चलता हूं। ये कहते हुए वो भी वहां से निकल गया। अदिति आरोही को संभालते हुए वहां से ले जाने लगी। अमन अब भी शांत सा अपनी जगह पर खड़ा था। जो कुछ भी अभी वहां पर हुआ वो उस सब के बारे में सोचते हुए शर्मिंदा था और अपनी नजरों को उठा ही नहीं पा रहा था। और वहीं खड़ा मिस्टर निखिल धवन इस सारे तमाशे को देखकर मन ही मन कुछ सोचे जा रहा था। सोचते हुए उसकी आंखों की चमक वापस लौट आई थी। सब इंस्पेक्टर विजय के साथ ही आरोही और अदिति भी वहां से निकल गए थे। अब बस उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अमन और मिस्टर निखिल धवन ही खड़े थे। अमन अभी भी अपनी ही जगह पर स्तब्ध सा खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर निखिल धवन को बहुत अजीब लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अमन को वह जानता है
वह किसी की इतनी बकवास भी सुन सकता है। वो धीरे से चलते हुए उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अमन तुम ठीक हो? ये सुनकर अमन ने बिना कुछ कहे बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और मुड़कर दूसरी दिशा में जाने लगा। मिस्टर निखिल धवन ने देखा कि अमन बिल्डिंग से बाहर नहीं जा रहा था। उसे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा। अमन जिस कमरे में अभी खड़ा था वहीं से निकलकर बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी में खड़े होकर उसने रेलिंग पर हाथ रखते हुए पूरे दिल्ली शहर को देखा। पूरा दिल्ली शहर जैसे रात में भी जगमगा रहा था। उसे ऐसे शांत खड़ा देखकर मिस्टर निखिल धवन ने कहा, कुछ पूछ सकता हूं? लेकिन अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर निखिल धवन ने अपना सवाल पूछते हुए कहा, तुम्हारी बीवी, मेरा मतलब आरोही और तुम्हारे बीच रिश्ता अच्छा क्यों नहीं है? क्या तुम्हारी और उसकी शादी उसकी बगैर मर्जी के हुई थी? यह सुनकर भी अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी वहां पर शांत खड़ा हुआ पूरे दिल्ली शहर को अपनी आंखों से देखे जा रहा था। मिस्टर निखिल धवन को समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे कैसे कुछ पूछे। उसने एक बार फिर से कोशिश करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अमन मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ इन बीते सालों में क्या हुआ है, कैसे आरोही तुम्हारी बीवी बनी, कैसे तुमने सब कुछ किया। लेकिन आज जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद इतना अंदाजा तो मैं लगा ही सकता हूं कि तुम दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। यहां तक कि तुम दोनों के बीच बहुत दूरियां हैं। इतनी दूरियां किसी भी पति पत्नी के रिश्ते में अच्छी नहीं होती। मिस्टर निखिल धवन की ये बात सुनकर भी अमन शांत खड़ा था। मिस्टर निखिल धवन आगे बोला, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हारी फिक्र है। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं। अमन ने ये सुनकर उसकी आंखों में देखा जैसे वह उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, और फिर बोला, चलो चलते हैं यहां से, काफी रात हो गई है, तुम्हें भी अपने घर जाकर आराम करना चाहिए। मिस्टर निखिल धवन मन ही मन इस बात से कुढ़ रहा था कि अमन उसे कुछ भी नहीं बता रहा। वो उन दोनों के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। अमन के चेहरे पर से अब तक वो बेचारा वाला लुक जा चुका था और एक बार फिर से उसी गुस्से और अकड़ ने उसके चेहरे पर अपनी जगह बना ली थी। ये देखकर मिस्टर निखिल धवन ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मिस्टर निखिल धवन जानता था कि आज वो जो कुछ भी है वह अमन की ही बदौलत है, इसीलिए वो उससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद अमन और मिस्टर निखिल धवन भी उस बिल्डिंग से निकल गए। रात के करीब 3 बज रहे थे। मिस्टर निखिल धवन ने जैसे ही अपने दिल्ली के एक आलीशान फ्लैट का दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते ही एक मीठी सी खुशबू के साथ ठंडी हवा उसकी नाक में घुस गई। मिस्टर निखिल धवन को अपने घर में आते ही एक अलग ही सुकून मिला। वो अपने कदमों से चलते हुए घर के अंदर आया। उसने अपना कोट निकालकर सोफे पर फेंका और अपने गले में पहनी टाई को ढीला कर निकालते हुए उसे भी सोफे पर पटक कर सामने के कमरे की ओर बढ़ गया। यह कमरा उसका बेडरूम था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर अपने घर में एक बार चारों तरफ नजरें घुमाई और फिर अपने बेडरूम के अंदर चला गया। बेडरूम दिखने में काफी क्लासी लग रहा था। सामने ही एक किंग साइज बेड था। बेड की साइड की दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग का साइज मिस्टर निखिल धवन के ही बराबर था। मिस्टर निखिल धवन ने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा। उस पेंटिंग में एक लड़की अपने हाथ में एक पक्षी लिए खड़ी थी। उस पक्षी की आंख जैसे शीशे सी चमक रही थी। पेंटिंग दिखने में काफी खूबसूरत थी। मिस्टर निखिल धवन ने उस पक्षी की आंख को कुछ देर ध्यान से देखा और फिर उस आंख पर हाथ रखा, और जैसे ही उस आंख पर उसने हाथ रखा वह एक फिंगरप्रिंट स्कैनर बन गया और एक आवाज के साथ तुरंत ही वह पेंटिंग एक दरवाजे की तरह खुल गई। मिस्टर निखिल धवन ने एक बार फिर अपने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और फिर उस दरवाजे के अंदर चला गया। दरवाजे के अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। उसने अंदर जाकर उस दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, सिर्फ सामने रखी एक चेयर ही नजर आ रही थी। मिस्टर निखिल धवन तुरंत अपनी किंग चेयर पर बैठ गया। कुछ देर तक उसने अपनी आंखें बंद की और जो कुछ भी आज हुआ उस सब के बारे में सोचने लगा। कमरे में अभी थोड़ा अंधेरा था। मिस्टर निखिल धवन भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी चेयर पर बैठे अपनी आंखों को बंद किए बस आरोही के बारे में सोचने जा रहा था। उसने उन सभी पलों को याद किया जब उसने पिछले 3 साल से भी ज्यादा से वो इस लड़की का इंतजार कर रहा था। इतने सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उसने आरोही को याद नहीं किया हो, जब आरोही उसके सपनों में नहीं आई हो। इन सभी बातों को याद करते हुए उसने अपना हाथ हवा में घुमाया। हाथ घुमाते ही पूरा कमरा रोशनी से भर गया। चारों तरफ कमरे में रोशनी फैल गई। मिस्टर निखिल धवन ने अपनी आंखें खोलकर तुरंत उस कमरे की दीवारों को देखा। उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ एक खूबसूरत सी लड़की की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें से कुछ पेंटिंग थीं, कुछ स्केच थे
और कुछ फोटोज थीं। पूरा कमरा उसी लड़की की फोटो से भरा हुआ था। मिस्टर निखिल धवन चेयर से खड़ा हुआ और उस लड़की की सबसे बड़ी पेंटिंग की तरफ जाते हुए उसने उसके गालों पर हाथ फेरा और धीरे से उसका नाम लिया, आरोही। कुछ देर रुककर वो दोबारा बोला, आरोही, इतने सालों तक मैं बस तुम्हारा इंतजार करता रहा और आज जब तुम मुझे इतने सालों बाद मिली तो किसी की पत्नी बनकर। ये कहते हुए एक आंसू उसकी आंख से निकलकर उसके गाल पर बह गया। इस बार वो थोड़ा गुस्से से बोला, ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। अरे तुम्हारे लिए तो मैंने जमीन आसमान एक कर दिए, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या कुछ नहीं किया मैंने? और आज जब तुम मेरी आंखों के सामने हो तो किसी और की बीवी बनकर। मिस्टर निखिल धवन ने सामने बनी आरोही की पेंटिंग से सवाल किया। अपनी आंखों में गुस्सा लिए वो थोड़ा सख्ती से बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बहुत हो चुका, तुम मेरी हो। उस अमन ने यही कहा था ना कि तुम उसकी हो, नहीं कभी नहीं। अगर तुम दोनों के बीच प्यार होता तो भी एक बार के लिए, फिर भी मैं इस बात को जाने देता। बेशक मैं आज जो कुछ भी हूं वो अमन की वजह से हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने प्यार को नहीं जाने दे सकता। तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई चाह ही नहीं सकता। अब मैं तुम्हें उस अमन से छीन कर रहूंगा, चाहे फिर ये दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। आरोही सिर्फ और सिर्फ मिस्टर निखिल धवन की होकर रहेगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह काफी है हम दोनों को साथ रहने के लिए। ये कहते हुए मिस्टर निखिल धवन की आंखों में एक जलन, एक आग नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने और आरोही के बीच आने वाले हर इंसान को इस समय जलाकर राख कर देगा। वो इस समय आरोही के लिए अपने बचपन के दोस्त को भी भूलने के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ आरोही और अदिति अभी तक घर नहीं आए थे। वो दोनों हॉस्पिटल गए थे। अमन जानता था कि आरोही का मूड इस समय बहुत खराब है और अगर वह उनके साथ गया तो उसे फिर से आरोही के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये सोचकर वह उनके पीछे नहीं गया था। कुछ सोचकर उसने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज आई, बॉस, मैडम और उनकी दोस्त हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। उन्हें निकले 10 मिनट हो चुके हैं। मैडम ने ड्रेसिंग करा ली है और वो घर ही आ रही है। यह सुनकर अमन ने कहा, हम ये सब तो ठीक है, लेकिन जैसी लापरवाही तुम लोगों ने आज की है, अगर आज के बाद फिर से कोई भी ऐसी गलती तुम लोगों से हुई तो याद रखना मैं तुम में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। यह सुनकर दूसरी तरफ के आदमी ने थोड़ा डरते हुए कहा, वी आर सॉरी बॉस, हमारा ध्यान बस कुछ ही पलों के लिए भटक गया था और तभी अचानक ये सब हो गया। हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अमन ने फोन काट दिया। अमन बेसब्र होकर हॉल में इधर से उधर चक्कर लगाए जा रहा था। उससे अब बिल्कुल भी आरोही के वापस घर आने का इंतजार नहीं हो रहा था। वो जानता था कि आरोही ने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वो सभी बातें घूम रही थीं। जाने अनजाने उसका दिल आज एक बार फिर से आरोही ने बहुत दुखाया था। वो जानता था कि इसमें आरोही की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती उसकी खुद की है। हर पत्नी अपने पति से कुछ उम्मीदें करती है। आरोही ने भी वही सब सोचकर अमन से शादी की थी, लेकिन अमन अपनी जिंदगी में जैसे कुछ करना ही नहीं चाहता था। उसने आरोही की एक भी ख्वाहिश, एक भी उम्मीद को पूरा नहीं किया था। उसके बाद भी आरोही पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से थी। ये बातें अमन को अंदर ही अंदर खा रही थीं। अमन कैसे भी करके आरोही को खुश करना चाहता था। वो हॉल में इधर से उधर घूमते हुए चक्कर लगाए जा रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अमन घंटी की आवाज सुनते ही जल्दी से दरवाजे की तरफ भाग कर गया और जल्दी से दरवाजा खोला। सामने आरोही खड़ी थी, जिसके हाथ, पैर, सर सब पर पट्टी और बैंडेज लगी हुई थी। उसे ऐसी हालत में देखकर अमन को बहुत बुरा लग रहा था। अमन ने देखा कि उनके पीछे वो सब इंस्पेक्टर विजय भी खड़ा है। तभी अमन को ऐसे दरवाजे के बीच में खड़ा देखकर अदिति ने उसे डांटते हुए कहा, हटो भी, अब जाने दोगे या यही खड़े होकर घूरते रहोगे हमें? यह सुनकर भी अमन वहां से नहीं हटा। उसने आरोही की आंखों में देखा। आरोही उसे गुस्से से घूर रही थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए मैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें। अब ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में